जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो इस देश के दिल की धड़कन दिल्ली में बसा, लगभग 1020 एकड़ में फैला इस देश का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी, जो हमेशा ही किसी न किसी विवादों में घिरा रहता है। इस संस्थान में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगते हैं, जिस यूनिवर्सिटी को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा माना जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में लाल सलाम सर चढ़ के बोलता है, और जिस यूनिवर्सिटी को 2012 में सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है, 2017 में भारत के राष्ट्रपति की तरफ से सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का दर्जा दिया जाता है, और NAAC के रैंकिंग में यह यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर आती है, और UGC द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड JNU को मिलता है। और इसी के साथ अलग अलग सर्वे में भी इस यूनिवर्सिटी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। नमस्कार, दिस इज SK सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टोरी ऑफ इंडिया। और इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से जुड़े उन सभी सच और झूठ को। वैसे तो 2016 के बाद जब कन्हैया कुमार का पूरा एपिसोड इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से चला था, तो इस यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए गए थे, और देश के कोने कोने से यह आवाज भी आ रही थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। जिस कारण से बना था, आज राजनीतिक दल जो टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं, उनका केंद्र बनते जा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि उसके बाद भी जितने भी सर्वे हुए हैं, उसमें इस यूनिवर्सिटी को एक अच्छी रैंकिंग दी गई है। और ऐसा क्या है कि इस यूनिवर्सिटी में ना केवल इस देश के लोग बल्कि विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं। तो इन सारे तत्वों को एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप JNU के धड़कन को समझना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा JNU के इतिहास को। JNU एक ऐसा संस्थान है जो इस देश के कोने कोने में उठने वाले किसी भी मुद्दे को, जो इस देश के सामाजिक सरोकार रखता है, उसके बारे में अपनी राय खुलकर प्रकट करता रहा है, चाहे वो सत्ता के साथ हो, चाहे वो सत्ता के विरोध में। और इसी संस्थान में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, और नारी सुरक्षा को लेकर, नारी सेंसिटिवनेस और नारी सम्मान को लेकर जब सामाजिक तौर पर हम कटघरे में खड़े हो गए थे, तो JNU के छात्र या JNU एक ऐसा संस्थान था जिसमें सबसे पहले नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वह आगे बढ़ा था। भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले बहुत सारे शख्स JNU से निकले हैं। चाहे वो नाम हो प्रकाश करात का, चाहे वो नाम सीताराम येचुरी का हो, वर्तमान समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हो, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का हो, या कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का हो, या साहित्य में अपनी एक अहम भूमिका देने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल का हो, नामवर सिंह का हो, आनंद कुमार का हो,
ऐसे शख्स इस जेएनयू से ही निकले हैं। जेएनयू के अगर निर्माण की बात की जाए तो बात 1960 की है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहा था। बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या और उसके साथ एक अच्छे यूनिवर्सिटी की डिमांड इस देश में एक मुद्दा बन रही थी। उस समय यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन सीडी देशमुख की यह सोच थी कि क्यों ना एक अलग से कोई कैंपस बनाया जाए। 1962 में सीडी देशमुख दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए जाते हैं और उस समय सेंटर में शिक्षा मंत्री थे एमसी छागला। देश के ये दो धुरंधर एक ऐसे यूनिवर्सिटी की कल्पना में लग जाते हैं जिसका आधार नेहरूवादी विचारधारा हो, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन का लोकतांत्रिक तरीका, अंतर्राष्ट्रीय समझ और जीवन की समस्याओं का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। इस आधार पे एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए। सबसे पहले एमसी छागला का यह मत था कि इस यूनिवर्सिटी का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ही रखा जाए। और जब यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव से इनकार करते हैं और कुछ और नाम सोचने के बारे में कहते हैं। इसी बीच एक नाम रैसीना जो सबके ध्यान में आता है और सारे लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। तो जेएनयू का नाम रैसीना जो है कि होने वाला था, लेकिन उसी समय 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की याद में ही इस यूनिवर्सिटी को बनाने का प्रस्ताव संसद के सामने रखा जाता है और वह पास हो जाता है। 1966 में जेएनयू एक्ट पास हुआ और 1969 में इसकी स्थापना हुई। जेएनयू के विवादों का सबसे बड़ा कारण है जेएनयू के सोचने का अपना तरीका। जेएनयू में जिस तरीके के लोग पढ़ने आते हैं वह मेधावी छात्र होते हैं जो इस देश के गांव, गरीब, समाज, अलग अलग जातियों के मेधावी छात्र टेस्ट पास करके इसमें दाखिला लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 7,000 से 8,000 के बीच छात्र पढ़ते हैं और इस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर छात्र मेधावी छात्र होते हैं जिनका अपना बैकग्राउंड किसी गांव, किसी गरीब परिवार, किसी ऐसी जाति से है जो कि सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़े हैं। और ऐसा प्रावधान किया गया है कि देश के अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग इस तरीके के परिवेश से आने वाले मेधावी छात्र जो इस देश को एक अलग दिशा और दशा दे सकते हैं को किसी भी तरीके से इकोनॉमिक आधार पे उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो ना रुके और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कर पाए। और शायद यही कारण है कि यह यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं वह एक अलग सोच रखते हैं। इसमें ज्यादातर उच्च शिक्षा की पढ़ाई की जाती है जिसमें एमफिल, पीएचडी, अलग अलग देशों के भाषाओं के बारे में पढ़ाई की जाती है, उन पे रिसर्च किया जाता है। और शायद यही कारण है कि बौद्धिक तौर पर इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा आगे होते हैं और कोई भी देश का संस्थान इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को बौद्धिक तौर पर मुकाबला शायद ही कर पाता है। अगर जेएनयू के विवादों में आने की बात को देखें तो यह विवाद 2014 के बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं उसके बाद एक एक करके किसी न किसी कारणों से यह यूनिवर्सिटी विवादों में
आता रहा है। तो अगर आपको यहाँ की एक खास किस्म की फिलॉसफी से लगाव है और उससे न सिर्फ देश को फायदा हो रहा है, बल्कि न केवल आपके परिवार वालों को भी फायदा नहीं हो रहा है, वो आज भी बेचारे गरीब हैं, उनकी तो जिंदगी बदल दो कम से कम। आप यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़िए, देश के बारे में बात करिए, नेतागिरी करिए, हम सबने की है नेतागिरी, पर देश के खिलाफ नेतागिरी मत करिए। लेकिन सेंटर टू राइट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले, राष्ट्रवादी विचारधारा का और धार्मिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी और नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं यह प्रयास किया जाता है कि जेएनयू पर एबीवी के माध्यम से नरेंद्र मोदी और विचारधारा और संघ की विचारधाराओं को आरोपित किया जाए या उनका वर्चस्व वहां पे स्थापित किया जाए। लेकिन विचारधारा का सवाल एक ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप सरकारी एजेंसी या फिर किसी डंडे के दम पर आप किसी की विचारधारा को बदल दें। Jawahar Nehru University is in limelight again. अगर आप इस विश्वविद्यालय के विवादों के बारे में देखें तो सबसे पहले इसका विवाद आता है कन्हैया कुमार का, जो इस देश की मीडिया में हाईलाइट होता है और जिसका कारण यह था कि कन्हैया कुमार पर यह आरोप लगाया जाता है कि कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ खड़ा होते हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं और इसी के साथ कहीं ना कहीं यह संस्थान, यह यूनिवर्सिटी टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बनाया गया है। आज जो इस जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एबीवीपी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं, इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। और देश के कोने कोने में यह प्रचार किया जाता है कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सवाल जेएनयू को बंद करने के साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि आखिर में वह नारे किसने लगाए थे, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। वो तोड़फोड़ नकाबपोश जिन्होंने जेएनयू के अंदर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, उनको दंड नहीं दे पाई और ना ही वो नारे लगाने वाले पकड़े गए। तो सवाल इसलिए खड़ा होता है राजनीतिक तौर पर कि अगर इस देश के ऐसे शिक्षा संस्थान में कुछ लोग आकर देश को टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाकर चले जाते हैं, लेकिन इस देश के केंद्र में बैठी दिल्ली पुलिस उनको पकड़ तक नहीं पाती और उनको सजा नहीं दिला पाती। तो यह भी सवाल उठता है कि क्या यह सारा राजनीतिक मुद्दा था, यह सारा जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश थी। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे मामले बीच बीच में मीडिया में उठते हैं कि जेएनयू में कैसे कॉन्डम मिलता है, सेक्स रैकेट चलता है वहां पे, इस तरीके की भी तमाम खबरें जो है कि वो आती हैं। और इसी के साथ चाहे वो रवीश कुमार का जेएनयू में जाना हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण का जेएनयू के उन छात्रों के साथ खड़े होने की बात हो जब छात्रों पे हमला हुआ था, या फिर सवाल अनुपम खेर का जेएनयू में जाकर अपनी बात कहने का हो। अब बात करते हैं जेएनयू के इलेक्शंस की कुछ खास बातों की। नॉर्मली आप न्यूज़ में या आप टीवी में किसी भी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को देखते हैं, चाहे वो
पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शंस हो या किसी भी इलेक्शंस को देखें तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का प्रदर्शन, गाड़ी की कतारों का प्रदर्शन, पैसे, पार्टी, पोस्टर्स, इन सारी चीजों का, धन बल का प्रदर्शन आप उन वोटों में देखते हैं। लेकिन जेएनयू ने अपने अंदर का लोकतंत्र इस तरीके से संभाल रखा है कि जब जेएनयू में इलेक्शंस होते हैं तो माहौल कुछ और होता है। यहां पे कैंडिडेट्स को स्टूडेंट के सामने खड़े होकर अपने मुद्दों को बताना होता है, दूसरे कैंडिडेट्स के साथ डिबेट करनी होती है, और तो और छात्रों के सवालों का जवाब लोगों के बीच में खड़ा होकर देना होता है। ऐसे माहौल में यह चुनाव हो रहा है जब देश के अंदर संवैधानिक शक्तियों का लगातार ह्रास हो रहा है, तमाम संस्थाओं को कुचला जा रहा है, और जब केरल में विकराल रूप ले चुकी है बाढ़ और नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े इलाके डूब चुके हैं, मैं उन तमाम पीड़ित परिवारों के दुख दर्द में अपनी संवेदना अपनी पार्टी की ओर से भी, संगठन की ओर से और खुद की ओर से व्यक्त करना चाहता हूं। इस देश में कोई राष्ट्रद्रोही कोई संगठन है तो इस देश का आरएसएस है, और इस देश का बीजेपी है, और इस देश का एबीवीपी है। इसी के साथ जेएनयू के जो अपने नारे, अपने प्रचार तंत्र का जो, और एक बात और मैं कह दूं कि जेएनयू में जितने पर्चे या जितने पोस्टर लगाए जाते हैं वो हाथों से बनाकर लगाए जाते हैं। अगर किसी ने छपवा कर पोस्टर लगा दिया तो उसके वोट वहीं कट जाते हैं। आजादी, 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 आजादी। इनको बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ, राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। जेएनयू के सोचने का तरीका ऐसा है कि जेएनयू ना सिर्फ अपने चुनाव में उस कैंपस के अंदर की समस्याओं की बात करता है, लेकिन इस देश के उन मुद्दों की भी बात करता है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सामाजिक सौहार्द का मामला हो। वह अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में भी बात करता है। तो जेएनयू के जो अपने विचार हैं वो बहुत इस तरीके के हैं, और शायद यही कारण है कि लल्लन टॉप के एक प्रोग्राम में जब सौरव द्विवेदी पुरुषोत्तम अग्रवाल का इंटरव्यू ले रहे थे, उस बीच में बकायदा पुरुषोत्तम अग्रवाल यह बात करते हैं कि जिस जेएनयू को बंद करने की बात की जा रही थी और जिस तरीके के रिकॉर्ड्स जेएनयू ने प्रदर्शित किए हैं, जिस तरीके का रिजल्ट जेएनयू ने कहा है, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को ऐसे जेएनयू हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट के कैपिटल में बनाना चाहिए, हर एक जो है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय जेएनयू को बंद करने की बात की जाती है। अभी 4 साल के बाद चुनाव हुआ है जेएनयू के छात्र संघ का, और धनंजय कुमार जो कि एक दलित परिवार के बिहार से आते हैं, वो इसके अध्यक्ष। और जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां पे 2 बजे रात को 3 बजे तक लड़कियां बिना किसी भय के घूम सकती हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। ऐसा जेएनयू अपने अंदर एक ऐसा माहौल रखता है। कुछ खास बातों की, अभी 4 साल के बाद चुनाव हुआ है जेएनयू के छात्र संघ का, और धनंजय कुमार जो कि एक दलित परिवार के बिहार से आते हैं, वो और दूसरे पदों पर भी लेफ्ट विचारधारा के ही लोग जो है कि वो आए हैं। चाहे पूरे देश में मोदी की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, अलग अलग राष्ट्रों में सरकार बनाने की बात हो, चुनाव जीतने की बात हो, लेकिन फिर भी
जेएनयू की सोच ऐसी क्या है, और कहीं ना कहीं वो सवाल भी खड़ा कर दी है कि क्या पढ़े लिखे लोग बीजेपी के विचारधारा से सहमत नहीं होते, और नहीं होते तो क्यों नहीं होते। आप जेएनयू को लेकर अपना क्या विचार रखते हैं, आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और यदि आपको मेरा प्रयास, मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। द स्टोरी ऑफ इंडिया के किसी और कहानी के साथ हम दोबारा आपके साथ मौजूद होंगे। नमस्कार, जय हिंद।